हाय सुशांत, जय, स्वप्निल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाकी लोग ज्वाइन नहीं हुए? मोनिका, विवेक आई। विवेक, हाँ विवेक तो शायद नहीं ज्वाइन करेगा क्योंकि गुड मॉर्निंग सर। उसने पिंक किया है। गुड मॉर्निंग विवेक। चलो, कल की असाइनमेंट कितनी हुई कंप्लीट? वन बाय मैंने भेजा था, मुझे 2 मैंने मॉडल चला पाया था, बाकी मॉडल चला रहा था तो मेरे सिस्टम में फेल हो रहा था। वो स्पेस इश्यू की वजह से शायद नहीं था, कुछ और था। आई वाज नॉट एबल टू रिजॉल्व दैट। एलएसटीएम का, डीएनएम का, वो कोड में लिखा है लेकिन वो रन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने उसको 2 मॉडल का चलाया था। एक मैंने वन वर्सेस रेस्ट चलाया था और एक शायद मल्टी आउटपुट। वन वर्सेस रेस्ट आउटपुट आया आपको? मतलब वो दोनों का आउटपुट मैंने एक डेटा फ्रेम में सेव रखा है कि वो टेस्ट एक्यूरेसी, ट्रेन एक्यूरेसी, टेस्ट एक्यूरेसी और टेस्ट हैमिंग लॉस और ट्रेन हैमिंग लॉस, ऐसे दोनों का मैंने सेव करके रखा है। ओवरफिटिंग जैसा हो रहा था शायद मल्टी आउटपुट में, उसमें तो टेस्ट एक्यूरेसी तो 100% ही आ गई थी, बट हाँ वो रन कर दिया था, मतलब ट्यूनिंग नहीं हुई उसको। ट्रेनिंग एक्यूरेसी 100% और टेस्टिंग कितनी आई? टेस्ट के 95% या 90 से अबव थी। अच्छा, फिर हो सकता है कहीं कहीं पे तो डेटा लीकेज का प्रॉब्लम इशू हो, देख लेना एक बार। डेटा एक्चुअली वो जो कैगल का जो डेटा था उसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग का दोनों अलग था, तो मैंने वो उसको सिर्फ हम ट्रेनिंग ही डेटा लेंगे वहां से। ट्रेनिंग वाले डेटा से पूरा ट्रेन किया था और टेस्टिंग वाले डेटा को मैंने टेस्ट में यूज किया था, तो मैंने स्प्लिट नहीं किया था कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नहीं किया था। मैंने ट्रेनिंग का जो डेटा उसको पूरा ट्रेन कर दिया था और टेस्टिंग वाले डेटा को से पूरा टेस्टिंग किया था उसको। आप अब क्या करो आगे आगे, कितने डेटा पॉइंट्स है ट्रेन सीएसवी में उनके? उसमें एक्चुअली था कुछ 5,12,000 कुछ या 52,000 ऐसा कुछ। हाँ, ट्रेन में और तो क्या करो, टेस्ट डेटा यूज ही मत करो अब, आगे से। अब आप यूज करोगे सिर्फ ट्रेन ही डेटा। ठीक है सर। तो विद इन ट्रेन डेटा वी नीड टू डिवाइड द डेटा इनटू ट्रेन टेस्ट एटलीस्ट, और डीप लर्निंग है तो वैलिडेशन सेट पे भी 80%, 10% ऐसा करके आप ट्रेन करो और फिर देखो आपकी एक्यूरेसी कैसे हो रही है। ठीक है सर। सर मेरे सिस्टम में चल नहीं रहा था, तो मैं अभी आई विल ट्राई कि मैं गूगल कोलैब या इन सब में कोडिंग करूं, और ठीक वो है, चल नहीं रहा था तो कोलैब भी मैंने फिर टाइम अगर डेटा ज़्यादा है और जीपीयू लग रहा है उसको तो यूज़ करो कोलैब। हो सकता है कि लोकल पे ना रन हो, अगर आपकी रैम 8 GB है, इवन 16 GB है बट फुल हो गई है उसका कैचे, कैश मेमोरी, तो ये इशू आ सकते हैं। तो कोलैब पे तो हो जाएगा, कोलैब पे हो जाएगा। इवन आप T4 टेस्ला 4 जो उनका जीपीयू है वो आप अटैच कर सकते हो उसको, तो जल्दी होता है वो ट्रेनिंग। और बाकी और एक बात और एक चेक कर लो, अगर क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखो एक बार कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, तो देखा क्या आपने? ये सर अनबैलेंस्ड है, इसमें पीडीएफ में निकाला था अनबैलेंस, मतलब वो काफी कुछ क्लासेस। अच्छा, तो उसको एक बैलेंस करना पड़ेगा, डीप लर्निंग टेक्निक्स में है वो अवेलेबल, तो देखो आप एक बार उसको भी। ठीक है सर, बैलेंस कर। हाँ, और किसने किया है असाइनमेंट? अजय? मैंने वो इसे डीप लर्निंग के थ्रू कर रहा था, तो मुझे पहला मॉडल नहीं है लेकिन इसमें टाइम बहुत लग रहा था सर। एडिटिंग मॉडल नहीं है, टेलोस ग्रिड सर्च और एलएसटीएम मॉडल। कौन सा मॉडल? एलएसटीएम मॉडल, अच्छा, टेलोस ग्रिड सर्च। मैं उससे कर रहा था। इसमें एक्चुअल में टाइम नहीं है, इपॉक्स में बहुत टाइम ले रहा है सर, ये नहीं है, थोड़े से कम कर दो। आधे घंटे चल रहा है।
और प्लस इसमें मेरा एक्चुअल में और भी मैं चीज़ें कर रहा था, जैसे इसमें एक और दे रखा था फास्ट टेस्ट से इंपोर्ट करके, उसके थ्रू नहीं है जो वो बनाते हैं हम लोग एम्बेडिंग, और जिसमें काफ़ी टाइम लग गया। पहले मुझे वो समझ नहीं आ रहा था उसमें, जो ओपन जो करते हैं तो पहले ये बैक नहीं अलग से सेव पे रहते हैं, डाउनलोड की फिर मैंने पहले बहुत एरर आती रही। आज सर ये हो जाएगा, आज मैं निपटा दूंगा। अच्छा, जैसे अभी मैं इसमें जो इपॉक्स चल रहा था, इसमें जो दिखा रहा था कि मुझे लॉस था 0.0641 और एक्यूरेसी थी 0.91, और वैल्यू लॉस था इसमें 0.05 अभी तक जो चल रहा था, मतलब पहले इपॉक्स में। इपॉक्स थोड़ा सा कम कर सकते हो। इपॉक्स मतलब कि कितने बार आप डेटा बार बार भेज रहे हो उसमें इपॉक्स। यस सर। तो एक बार अब चेंज करो, देखो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फिट किएगा आपने। अच्छा सर डीप लर्निंग की थी। ठीक है, शुरुआत ऐसे करो आप कि मशीन लर्निंग ईडीए, फिर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स, फिर जाके डीएनएन, पहले तो डीएनएन के मशीन बाद लर्निंग का एलएसटीएम और फिर बाकी। अच्छा, तो पहले मैंने क्या किया, दूसरे तरीके से कर रहा था, तो मशीन लर्निंग के थ्रू किया था मैंने इसे, हो गया। तो फिर नहीं, हाँ वो तो हो गया था सर, लेकिन वो पता नहीं कोड मेरा कहाँ गया। वो फिर बंद से हो एक बार गया। करो और कमिट कर दो, पुश करो आपके गिटहब पे। तो हाँ बाकी मैं दोनों करके आपको देता हूँ आज। हाँ चलेगा। चलो सर, पहले वो बाय टू बैक वो पहली बार मैंने किया था, तो उसमें नहीं है जो विकी न्यूज से नहीं है जहाँ से बाय टू बैक वो निकालते, पहले पता ही नहीं चल रही थी वो फाइल कैसे यूज करनी है मुझे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे केवल वर्ड टू वेक, 5 डालना मुझे मुझे क्या लगता है, वर्ड टू वेक की आप फाइल डाउनलोड करने की जरूरत शायद नहीं है, राइट। हमने ही वो देखा था, राइट। या वो डायरेक्टली इंपोर्ट आप कर सकते हो, बट देखो एक बार फिर से। हाँ चलो मैं देखता हूँ उससे, फिर मैं अगर डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ शायद डायरेक्ट इंपोर्ट हो रहा है, वो अपडेटेड वर्जन आ गया है उसका, उस लाइब्रेरी का। यस सर। और बाकी सुशांत, सॉरी सर, अजय आपका सर कोड नहीं किया सर असाइनमेंट कल क्यों नहीं किया सुशांत? थोड़ा सा बीमार हो सर, किडनी स्टोन था सर, मतलब बीमार हो सर। अच्छा ठीक है मोनिका, आपका? सर ईडीए तक किया है, बाकी का आज करूंगी। ठीक है, सुशांत और मोनिका साथ में बैठ के आप थोड़ा सा कर लो। यस सर। ठीक है, स्वप्निल से तो बाद में बात कर लूंगा मैं। अच्छा स्वप्निल, किया है आपने? सर नाही केलेलं आज करतो. ठीक है ठीक। और ये देखा आपने कि कल जो स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर किए थे मैंने, वो एयरलाइन वाला प्रॉब्लम सर अभी वो नहीं दिख पाए, देखना है। आप देखो और स्टोरी क्रिएट करके मुझे भेज दो। यस। शॉर्ट स्टोरी, एक 5-10 सेंटेंस में, ये वेरिएबल से ये फाइंड आउट करना है। और हाँ बाकी तो क्या ही होगा उसमें, सिर्फ वेरिएबल कौन से है, कैसे प्री प्रोसेस किया आपने डेटा को, कितने वेरिएबल्स कंबाइन किए, और फिर टारगेट वेरिएबल में कितने वैल्यू से कितने लेबल्स थे वगैरह वगैरह, जो भी एक 5-10 सेंटेंस में आप लिख सकते हो वो लिखो और मुझे भेज दो। तो मैं स्टोरी का समझा नहीं एग्जैक्टली क्या करना है उसमें। सेम जो अभी कर रहे हो ना आप, एक जी सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके पास, आपके पास ट्वीट है और उसके लेबल्स है 6-7 लेबल्स, राइट। हाँ। तो सिमिलरली वो डिफरेंट वेरिएबल्स है अब, और उसके कुछ लेबल्स है। एड ऑन सर्विसेज कौन कस्टमर्स लेगा, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो। कि आप वेद आए, टिकट बुक किया, बट वो एड ऑन चीज़ें कौन कौन से लेंगे मेरे से, प्रायोरिटी सीट बुक करेंगे, या फिर मील ऑर्डर करेंगे, या फिर और भी सर्विसेज है, राइट। उसमें जो भी दी गई है सर्विसेज, वो कौन कौन से एड ऑन सर्विसेज लेंगे, तो हम इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग। हमें अगर पहले ही पता है कि हाँ
मोनिका ने टिकट बुक किया तो कौन कौन सी चीज़ें लेगी एडवांस में, मतलब तो एक प्रोजेक्ट जैसा स्टोरी के ये टास्क है जिसमें ये वेरिएबल है, ये सारे वेरिएबल्स हैं, आउटपुट वेरिएबल्स, इसमें हम प्रेडिक्ट करेंगे नया डेटा आएगा तो क्या क्या चीज़ एडवांस करेंगे, ऐसा स्टोरी काइंड ऑफ बनाना है। हाँ राइट, सिर्फ स्टोरी बनानी है। अब आपको अप्रोच पता है कि ये मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन टास्क है, वेरिएबल्स पता है, बस उसके अराउंड स्टोरी बनानी है कि मैंने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया। ओके सर। और हमिंग लॉस इतना आया, एक्यूरेसी इतनी आई। अगर डिटेल में स्टोरी बनाना चाहते हो डिटेल में बनाओ 15-20 सेंटेंस में और मुझे भेज दो। इवन व्हाट्सअप कर दिया तो मतलब ग्रुप में डाल दिया तो भी चलेगा। तो देख लो एक बार कितने वेरिएबल्स है, कैसे यूज कर सकते हो उसको। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में तो मैंने बता दिया कि एड ऑन सर्विसेज का है वो क्लासिफिकेशन। चलो, हमारे कस्टमाइज डाइट प्लान के लिए मैं एक लाइब्रेरी या फिर कुछ मॉडल्स एक्सप्लोर कर रहा था जो कि चार्ट जीपीटी जैसे है, जैसे लामा 2 एक है। काफ़ी सारे हैं वैसे तो, यहाँ पे अगर आपने देखा तो लामा 2, लामा है, बूम है, ब्लूम। मुझे वो एक देखना पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स है, 176 पैरामीटर्स है। बर्ड तो है ही, बट बर्ड उतना अच्छा नहीं है उस केस में। तो मुझे जो अच्छे लगे, अभी तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ लामा 2, बट बाद में मैं एक ब्लूम ट्राई करूंगा। जो कि अब आप पूछोगे कि ये ट्राई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि चार्ट जीपीटी के लिए अगर उसका एपीआई मुझे यूज करना है, चार्ट जीपीटी एपीआई कॉस्ट पर मंथ, तो आती है लगभग $30 पर 1 मिलियन टोकन्स। अब 1 मिलियन टोकन्स का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका एपीआई लेता हूँ तो $30 प्लस $10 ऐसे कैसे करके वो आता है। $10 $30 मतलब $40। ये इनपुट टोकन है, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ उसको, उसके लिए ये कॉस्टिंग है। वो क्या आंसर दे रहा है मुझे ये क्वेश्चन पूछने के बाद। अगर 1 मिलियन टोकन्स का मतलब 1 मिलियन वर्ड्स होता है, 1 मिलियन वर्ड्स, 1 मिलियन टोकन्स इनपुट के लिए, 1 मिलियन टोकन्स आउटपुट के लिए, और उसकी इतनी कॉस्टिंग है $40। अब ये कॉस्टिंग तो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मैं इसका एपीआई मेरे वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करूं तो इसकी कॉस्टिंग चली जाती है फिर हाई। अगर 1 लाख भी यूज़र्स है, एक्टिव यूज़र्स मेरे वेबसाइट पे, और वो टाइप कुछ कर रहे हैं, उनको आंसर मिल रहा है, बट बैकएंड में मुझे हो सकता है कि 1.5 लाख कॉस्टिंग पड़े। अगर वो 200 भी टोकन यूज़ कर रहे हैं तो इनपुट टोकन 200 और आउटपुट टोकन 300, मतलब उसका आंसर जो आएगा वो 300 वर्ड्स में होगा, मेरा क्वेश्चन जो होगा वो 200 वर्ड्स में होगा। ऐसा टाइप भी हो जाए तो 1.5 लाख महीना आ जाएगा मुझे इसका। तो कोई स्टार्टअप, कोई छोटी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिर अल्टरनेटिव्स क्या है? तो अल्टरनेटिव्स ये है कि खुद का एलएलएम ट्रेन करना, बट उसके लिए भी डेटा चाहिए। कहाँ से लेके आए डेटा? तो डेटा क्यूरेट करना पड़ेगा हमें। दूसरा वे ये है कि इसका अल्टरनेटिव देख लो, जैसे लामा वगैरह है, ये मॉडल से। अभी ये यहाँ पे वही किया है मैंने, अब इसी को यूज करके इनका एपीआई ले लिया यहाँ से, एपीआई की इस वाले वेबसाइट से। ये मिलने के बाद हम इसको हिट कर सकते हैं 70 बिलियन को। 70 बिलियन मतलब एक ठीक ठाक बड़ा मॉडल है ये। उसके पैरामीटर्स जो है वो 70 बिलियन पैरामीटर्स यूज किए हैं उसने खुद को सिखाने के लिए। चैट जीपीटी ने 175 के करीब करीब किए हैं। तो ये भी नॉट बैड मॉडल। इसको फाइन ट्यून भी शायद किया जा सकता है, मतलब रीट्रेन, हमारे डेटा के ऊपर फिर से ट्रेन। मैंने कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट डिजाइन किया कि क्या है, माई एज इज 33,
फिर मेडिकल हिस्ट्री बता दी, फिर वेट बता दिया, फिर बोला कि महाराष्ट्रियन मुझे चाहिए, तो उसने ये डाइट प्लान क्रिएट करके दे दिया, जो कि नॉट बैड। देखो यहाँ पे ओट मिल विद बनाना, कैरेट कुकुम्बर, वेजिटेबल बिरयानी, रोस्टेड मखाना, फिर यहाँ पे होल व्हीट भाकरी, जो कि महाराष्ट्रियन है डाइट, मैंने लिखा है वहाँ पे महाराष्ट्रियन चाहिए। वरण भात, ये भी महाराष्ट्रियन है, दाल दाल खिचड़ी, दाल चावल विद ब्राउन राइस। ये काफ़ी हद तक खुद अच्छे आंसर्स दे रहा है यहाँ पे। लो फैट, मैंने हाइपरटेंशन बोला तो उसने बोल दिया कि लो फैट मिल्क ले लो आप, मतलब इतना भी कस्टमाइज कर सकते हो आप उसको। मेंटेन अ हेल्दी डाइट फॉर 71 kg, महाराष्ट्रियन फूड प्रेफरेंस, मेडिकल कंडीशन हाइपरटेंशन, ये सारा लिखने के बाद ये लो फैट मिल्क वगैरह वगैरह यहाँ पे दे रहा है। लाइफस्टाइल भी शायद मेंशन की है, नहीं पता नहीं, और लाइफस्टाइल मेंशन नहीं की है, तो लाइफस्टाइल भी मेंशन कर सकते हैं हम। एक्टिव है, हाईली एक्टिव, सीडेंट्री, राइट। तो बस इसको बोलते हैं हम डिमांड बेस्ड स्टडी अप्रोच। तो कभी कभी पता नहीं होती है चीज़ें हमें, बट ये पता होता है कि हाँ चलो रिसर्च कैसे करते हैं, कि अल्टरनेटिव फिर मॉडल्स क्या है। एक तो फिर ये है कि उनको डेटा क्यूरेट करने के लिए बोलना, और डेटा मिलने के बाद एक रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करना। फिर रूल बोलता है कि हाईली एक्टिव है कस्टमर आपका, उसका एज वेट से BMI निकालो, फिर उसका कैलोरी कैलकुलेशन कर दो, कैलोरी के हिसाब से फिर वो डेटा में जाएगा और डेटा देखेगा कि कौन कौन से ये यूज कर सकते हो आप। हाइपरटेंशन है उसको तो फिर ये मत यूज करो, वो मत यूज करो, राइट। कुछ पर्टिकुलर क्विजिन्स वो उठाता है, उससे कुछ इंग्रेडिएंट्स, वो इंग्रेडिएंट्स उठा के फिर क्विजिन्स बनाता है, वो वाला पूरा एक बड़ा आपको ये लिखना पड़ेगा, उसके लिए कोडिंग लिखना पड़ेगा। पाइथन डेवलपर जो जैसे कोड लिखते हैं, वहाँ पे मशीन लर्निंग नहीं, फिर वो रूल बेस्ड होगी सिस्टम। अलग अलग रूल्स बना के फिर आप डाइट प्लान तैयार करोगे। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है वो, काफ़ी समय भी लगेगा उसको वो तैयार करने के लिए, बट ये सिंपल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल उठाओ, वो खुद कर देगा। उसको ये भी बोलो कि कितनी कैलोरीज वगैरह, कितने कप लेने चाहिए, और इसका भी मेथड बनाओ, बताओ आप कि पोहा बनाने का भी मेथड बनाओ, तो बता देगा आपको कि पोहा कैसा बनता है। अरे लामा 2 फ्री है? हाँ, और ये लामा 2 फ्री है। आप API इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने कर दिया है, बट उसका यूसेज वगैरह में भी आपसे रिसर्च कर रहा हूँ कि कितना आप कितने प्रॉम्प्ट भेज सकते हो उसको फ्री, या फिर कहीं लिमिट है उसका। और जितना मुझे पता है वो कम्प्लीटली फ्री है, ओपन सोर्स है वो। यहाँ पे मैं मेटा फेसबुक वालों का ये है मॉडल, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ कि एग्जैक्टली वो फ्री है कि फिर कुछ यूज होने के बाद वो पैसे चार्ज करेंगे, कैसा होगा। बट मोटा मोटी तो ये फ्री है, ओपन सोर्स है कम्प्लीटली। तो अब दूसरा अप्रोच मैं फॉलो करूंगा कि ये तो मैं एक API हिट कर रहा हूँ, ग्रॉक बोल के कुछ API है यहाँ पे, API की ग्रॉक, इसके थ्रू हम मॉडल कॉल कर रहे हैं। मॉडल तो मैंने सेव डाउनलोड कहीं नहीं किया है, तो इसके थ्रू हम कर रहे हैं। क्लाइंट ग्रॉक है हमारा, ग्रॉक को हिट कर रहा है कंटिन्यूअसली। client.chat.completion create, मतलब ये इनके खुद के कोड है ग्रॉक के। ग्रॉक क्या है? एक काइंड ऑफ API ग्रॉक। यहाँ पे देखो, ग्रॉक क्लाउड, इनके थ्रू। अब सेकंड अप्रोच क्या लूंगा मैं, इसको डाउनलोड करूंगा कहीं पे, यहाँ पे सेव करूंगा हमारे लोकल में, और फिर कॉल करूंगा मॉडल को ही।
ताकि एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ना रहे। बट अगर हम ये वेबसाइट यूज कर रहे हैं क्रॉक की, इनके थ्रू कॉल कर रहे हैं, अगर ये डाउन है, कुछ भी होता है इनके साथ, तो हमारा एप्लीकेशन भी डाउन चला जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है, और ये पता भी नहीं है कि ये कितने दिन चलेगा इनका। चलो अब शुरू करते हैं डीप लर्निंग हमारा, जो आप कर रहे हैं बट आपको पता नहीं एग्जैक्टली है हो क्या रहा है। LSTM है क्या, CNN है क्या, ये बड़े बड़े नाम तो सुन रहे हैं आप, ANN, CNN, RNN, DNN, NN क्या है वो? तो ये है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स हमारे न्यूरॉन जैसे ही काम करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। तो डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग शुरू करने जा रहे हैं हम। तो डीप, ये मशीन लर्निंग का एक बिगर सर्कल है, और उसमें एक छोटा सा सर्कल डीप लर्निंग का है। तो डीप लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग इटसेल्फ। डीप लर्निंग, और ये है मशीन लर्निंग। बट अब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे भी डेटा लगता है, यहाँ पे भी हमें डेटा लगता है ट्रेन करने के लिए मॉडल, बट यहाँ पे हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं, सिर्फ यही डिफरेंस है। और मशीन लर्निंग में प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स भी यूज करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग यूज करते हैं, बट यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स। अब ये न्यूरल क्या होता है? ये न्यूरॉन का ही होता है, न्यूरॉन जैसा ही हमारे। अब न्यूरॉन क्या करता है? जैसे आपने गर्म कौन सी चीज पकड़ी, तो न्यूरॉन क्या करता है? दिमाग को सिग्नल भेज देता है कि अरे कुछ तो आपने गर्म चीज, हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया है, तो तुरंत आप क्या करो, हाथ को उससे हटाओ। तो सिग्नल जाने के बाद फिर अपना आपका हाथ तो खुद ब खुद हटता है वहां से, राइट? ये बैक प्रोपोगेशन है, फीडबैक मैकेनिज्म है। ये फीडबैक आया कि हाथ को कुछ ना कुछ ये एहसास हुआ गर्म चीज का, तो फीडबैक आप उसने क्या किया, उसने ब्रेन को भेजा, और ब्रेन ने बोला कि इसको तुरंत हटाओ, फिर आपके हाथ को तुरंत हटाओ। वो एक्शन है, और उसको बोलेंगे हम फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे भी फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, न्यूरल जैसा ही, न्यूरॉन जैसा ही हमारे। न्यूरॉन इस टाइप होते हैं यहाँ के, ऐसे न्यूरॉन्स, ये वाला एक, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर एक हिडन लेयर होता है उसमें, न्यूरल नेटवर्क्स में। यहाँ पे एक हिडन नेटवर्क है, और एक आउटपुट लेयर होता है। इसको हम इनपुट लेयर बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ इनपुट है, इनपुट फीचर्स है, जैसे X1 हो गया, ये X2 हो गया, ये X3 हो गया। जितने नंबर ऑफ फीचर्स, उतने नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन्स पास करते हैं आप, या फिर बनाते हैं, और एक आउटपुट जो कि आपको आउटपुट दे देगा। ये हाउस प्राइस प्रेडिक्शन है, तो ये हाउस प्राइस का आउटपुट दे देगा। एक ही न्यूरॉन सफिशिएंट है उसके लिए, एक नंबर मिलना है हमें, नंबर के लिए एक न्यूरॉन सफिशिएंट है। अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होता तो मैं यहाँ पे 3-4 भी न्यूरॉन बना सकता हूँ। जितने नंबर ऑफ आउटपुट क्लासेस है उतने न्यूरॉन्स बनाने पड़ेंगे। अब ये काफ़ी सिंपल आर्किटेक्चर तो नहीं है, आप सोच रहे होंगे जैसे मशीन लर्निंग में सिर्फ मॉडल इंपोर्ट करना है और मॉडल को डॉट फिट यूज करना है। तो एकदम सिंपल सी वन लाइनर प्रोसेस है वहाँ पे। बट यहाँ पे आपने देखी होगी कि वन लाइनर नहीं है प्रोसेस,
आपको आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा इस टाइप, और फिर ये बनाने के बाद आप उसको कंपाइल करके फिट करोगे डेटा को। तो ये काफी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है चीज, बट स्लोली स्लोली हम वहां तक आ जाएंगे कि ये इसको कैसे बनाते हैं हम। जैसे कि इनपुट न्यूरॉन्स के इतने बनाएंगे तो नंबर ऑफ फीचर्स है उतने ही रखेंगे। आउटपुट कितने रखेंगे, रिग्रेशन टास्क के लिए एक ही आउटपुट होगा, एक ही न्यूरॉन आउटपुट होगा। और अगर ये मल्टी क्लास है तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, और एक यहाँ पे ऐड करूंगा 2 क्लास के लिए, 3 क्लास के लिए अब एक और ऐड करूंगा, या फिर 2 क्लास के लिए मैं यहीं पे क्या करूंगा, एक लॉजिक लिखूंगा, एक्टिवेशन फंक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ही दे दूंगा मैं यहाँ पे। और 50 से ऊपर है तो डॉग डिक्लेयर करो, 50 से नीचे है तो कैट डिक्लेयर करो, इस टाइप कुछ मैं कर दूंगा यहाँ पे एक ही न्यूरॉन यूज करके। नहीं तो फिर 2 न्यूरॉन यूज करूंगा अलग अलग क्लासेस के लिए। 3 क्लासेस है तो 3 क्लासेस, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल। तो जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उस हिसाब से ये और ये डिजाइन करते हैं हम, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर। और बीच में जो हिडन लेयर होते हैं वो आपका डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि आप कितने न्यूरॉन्स और कितने हिडन लेयर्स आप रखोगे, पूरा डिस्क्रिप्शन आपका है। यहाँ पे ऐसे कितने भी रखो, फिर इन हिडन लेयर 1 हो गया, ये हिडन लेयर 2 हो गया, 2H1, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, जितने करोगे। बट हो सकता है कि ओवरफिट हो जाए आपका मॉडल, क्योंकि उतने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कर रहे हो तो इतने वो बारीक बारीक चीज के ऊपर सीखेगा कि ओवरफिट हो जाएगा। तो हमें सोच समझ के आर्किटेक्चर बनाना होता है। सर यहाँ पे लेयर को क्या कहेंगे एक तरीके से? कौन से? ये पूरे लेयर से, ये लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, ये लेयर से। और ये कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन्स, ये कनेक्टेड, ये इसके साथ, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इसके साथ, ये इसके साथ। फिर सेकंड भी जो इनपुट है इसके साथ भी कनेक्ट होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ये ऐसे न्यूरल नेटवर्क होता है। फिर ये इसके साथ होगा कनेक्ट, इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ भी इस टाइप बनता है। ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ, इसके साथ, ये कनेक्टेड है सारे न्यूरल नेटवर्क्स। इसलिए तो इसको न्यूरल नेटवर्क्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स सारे कनेक्टेड हैं, फुल्ली कनेक्टेड। तो अब जैसे यहाँ पे एक सिंपल ये 1 न्यूरल नेटवर्क तैयार करते हैं हम। ये एक ही न्यूरॉन है, एक ही आउटपुट है उसका, वेट, WEIGST, WEIGST। और वो ओबीज है कि नहीं वो फाइंड आउट करना है, ओबीज। तो एक न्यूरॉन है, ले लिया आपने, एक वेट पास किया उससे, और ये आउटपुट बोलेगा ओबीज है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप अलग अलग फिर एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर सकते हो, ये आगे जाके हम देख लेंगे। बट ये वेट भेजने के बाद ये काम करेगा, ये एक्टिवेट होगा ये न्यूरॉन, और वो बोलेगा कि ये ओबीज है कि नहीं है। बस ये इतना सिंपल आर्किटेक्चर भी हो सकता है, एक ही न्यूरॉन है उसमें। जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में भी अगर एक ही न्यूरॉन है तो साइज ऑफ हाउस वर्सेस प्राइस। अब यहाँ पे एक ही न्यूरॉन है, साइज इनपुट एक न्यूरॉन में पास कर रहे हो, यहाँ पे कुछ डिसीजन बन रहे हैं और आपको प्राइस एज आउटपुट मिल रही है। अब कैसे डिसीजन बनते हैं, क्या इंटरनल वर्किंग है, वो धीरे धीरे हम वहां तक पहुंच जाएंगे।
यहाँ पे कुछ डिसीजन बनता है, एक्टिवेट होता है, डिसाइड करता है कि उसकी प्राइस और आपको दे देता है। मोस्टली यही इसी लाइन के ऊपर की वो प्राइस होती है, राइट। ये तो पता है आपको, ये जो प्रेडिक्ट करता है, तो उस लाइन के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो प्रेडिक्ट करेगा। तो हमें पता चला कि न्यूरल नेटवर्क्स इस टाइप कुछ दिखते हैं, पर ये काम कैसे करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स? ये हम एक दो एग्जांपल से समझेंगे। हाउ न्यूरल नेटवर्क्स वर्क्स, ये कैसे काम कर रहे हैं। तो कंसीडर करो कि हमारे पास 3 इनपुट फीचर्स हैं। एक, दो, 3। तो उसको बोलेंगे हम x1, इसको बोलेंगे, इस इनपुट को बोलेंगे x2 और इसको बोलेंगे x3। तो 3 इनपुट है, 3 फीचर्स है हमारे पास। यहाँ पे एक हिडन लेयर है, हिडन लेयर में एक ही न्यूरॉन है, और ये आउटपुट है, आउटपुट लेयर में एक ही है न्यूरॉन। तो अब ये कनेक्टेड होगा यहाँ पे, और इसका वेट होगा W1। ये कनेक्टेड होगा यहाँ पे, इसका वेट होगा W2, और ये होगा कनेक्टेड यहाँ पे, उसका वेट होगा W3। हमें पता है कि इसको कितना कितना वेट अटैच करना है, x1 को कितना वेट देना है, x2 को कितना वेट देना है, x3 को कितना वेट देना है। और फिर यहाँ पे जो भी होगा ये x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस x3 इंटू W3, y का इक्वेशन, राइट। बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1, बीटा 1 की जगह पे अब मैं W लिख रहा हूँ बस, W1 वेट है ये, W1 x1, W2 x2, W3 x3 प्लस बीटा 0। मतलब ये वही इक्वेशन में तैयार कर रहा हूँ जो हमने रिग्रेशन टास्क के लिए किया था। और यहाँ पे होगा W4। फिर यहाँ आने के बाद ये क्या करेगा, एक आउटपुट दे देगा आपको, x1 इंटू W1, x2 इंटू W2, x3 इंटू W3 इक्वल टू सम वैल्यू, और सम वैल्यू इंटू W4 इक्वल टू आउटपुट। ये होगा आपका आउटपुट लेयर। फाइनल वैल्यू क्या होगी जेड की, मतलब इसकी, यहाँ पे जो भी आउटपुट मिलेगा आपको, इसकी वैल्यू होगी, इसका पूरा जेड, इसका जो वैल्यू है अब मैं जेड कंसीडर करूंगा। ये x1 x2 x3 से जो भी यहाँ तक आया है ये वैल्यू, x1 इंटू W1, x2 इंटू W2, x3 इंटू W3, ये वैल्यू जेड है। जेड इंटू W4 करना पड़ेगा मुझे, तो जेड डैश निकलेगा। तो वाई बोलो या फिर जेड डैश बोलो, अलग अलग लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बट ये एक्चुअल में तो वाई ही है, जेड इंटू W4। या फिर इसको हम एक्टिवेशन फंक्शन से भी पास कर सकते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन से पास कर सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ जेड, ऐसा भी लिख सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ तक भी आ जाएंगे हम। तो
मान के चलो कि अब ये क्लासिफिकेशन का टास्क है मेरे पास आया हुआ, तो y की वैल्यू क्या होगी? अब y की वैल्यू यहाँ पे W1 x1 W2 x2 W3 x3 प्लस बायस। W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस बायस टर्म, बीटा नॉट वाली बायस टर्म, एंड बायसेस, वेट्स भी ऐड किए, बायस भी ऐड किया, मुझे एक आउटपुट मिल रहा है। इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन 1। अब मुझे जेड कैलकुलेट करना है। वाई यहां तक तो आ गया मैं, अब मुझे जेड की वैल्यू चाहिए। अब जेड की वैल्यू मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ वाई। तो इसको क्या करूंगा? इस वाई की वैल्यू को एक्टिवेशन फंक्शन में डाल दूंगा मैं, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी मुझे। एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ वाई, मतलब ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? एक्टिवेशन फंक्शन, जो भी आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर, जैसे क्लासिफिकेशन के लिए जनरली हम सिग्मोइड फंक्शन यूज करते हैं, तो सिग्मोइड फंक्शन का क्या फॉर्मूला होगा? 1 डिवाइडेड बाय क्या है बताइए आप। मैं आपको ये एक्टिवेशन क्या होता है ये समझा रहा हूँ अब। जैसे यहाँ 1 पे प्लस e की पावर कुछ था। वेरी गुड, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस y, पता नहीं ऐसा कुछ था। माइनस वाई, ये याद ही रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये है आपका एक्टिवेशन फंक्शन फॉर सिग्मोइड लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इक्वेशन। तो यहाँ पे जो मिल रहा है वो तो लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट जैसे मिल रहा है मुझे, ये वाला। बट यहाँ पे मेरा टास्क तो क्लासिफिकेशन वाला है। अब क्लासिफिकेशन टास्क के लिए मैं एक एक्टिवेशन फंक्शन यूज करता हूं, ताकि ये जो y वेरिएबल है वो एक्टिवेशन फंक्शन से जाए। तो एक्टिवेशन फंक्शन ये है, अब इसको यूज करना है। एक्टिवेशन फंक्शन मतलब इसको यूज करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एंटायर थिंग, वो होती है आपकी जेड। दैट्स इट। ये अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं अलग अलग टास्क के लिए। जैसे लीनियर रिग्रेशन का टास्क है तो वहां पे रेलू वगैरह एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे, मैं आगे जाके वो बता दूंगा। बट सिंपल सिंपल अभी के लिए एग्जांपल हम सिर्फ क्लासिफिकेशन टास्क कर लेते हैं, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन का इक्वेशन आपको ये पता है। एक्टिवेशन इज नथिंग बट पासिंग आवर आउटपुट, passing our output of the neural network into the activation function, right, to get the probabilities of different classes. तो इससे क्या होता है एक्चुअली, ये जो लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट है वो हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। दैट्स इट, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट होता है इसका वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नंबर्स होता है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये नंबर है कोई तो। बट नंबर को आपको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला यूज करके करोगे, तो इसी को एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं। ये फार्मूला, इस वाले फार्मूला को अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन बनाते हैं हम। रिग्रेशन टास्क के लिए अलग होता है, मैं वो भी बता दूंगा आपको। रेलू वगैरह होता है वहां पे, रेलू, लिकी रेलू, टैन एच वगैरह वगैरह। और क्लासिफिकेशन के लिए ये वाला होता है सिग्मोइड, ये एक्टिवेशन फंक्शन। तो उसको बोलते हैं हम सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। सो दिस सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन will transform the value of this y between 0 and 1। 0 and 1 के बीच में वो वैल्यू आपको दे देगा, तो उसको हम बोलेंगे मतलब वो प्रोबेबिलिटी आउटपुट है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू है। बट ये आपका क्या है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हुआ। फॉरवर्ड मतलब यहां से यहां तक आ गए हम। ये अब यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड नहीं होता, यहाँ पे बैकवर्ड भी होता है प्रोपोगेशन।
बैकवर्ड प्रोपोगेशन भी होता है। तो यहाँ से फिर से यहाँ तक जाना पड़ता है। अब आप बोलोगे क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारा वैल्यू आया है यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू आवर एक्चुअल वैल्यू। अब यहाँ पे अगर ओरिजिनल वैल्यू डॉग है, बट इसने क्या किया, वेट ऐसे रैंडमली सेट किए, क्योंकि ये रैंडमली सेट होते हैं पहले इटरेशन में। तो ये रैंडमली सेट होने के बाद हो सकता है कि डॉग की जगह पे कैट आउटपुट मिले हमें, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई मिले। बट वो देखता है कि इसका रियल आंसर तो कैट है, डॉग नहीं है। मैंने तो डॉग डिक्लेयर किया, ऐसा कुछ हुआ है, कंप्लीटली अपोजिट है उसका आउटपुट। तो क्या करेंगे हम, फिर से बैक प्रोपोगेशन थ्रू सारे वेट्स फिर से अपडेट करेंगे ट्रेनिंग में। टेस्टिंग में तो ये नौबत नहीं आएगी, राइट, बट ट्रेनिंग में तो यही होता है। वो गलत आंसर हो गया, फिर से मैं ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, एक डस्टबिन में हम एक पेपर रोल थ्रो करते हैं उसका, कि अरे नहीं नहीं बाहर गया, फिर ज़्यादा ही अंदर आ गया, फिर थोड़ी सी बैलेंस स्ट्रेंथ लगा दी, उस डस्टबिन में जाके गिरा आपका पेपर बॉल। तो वैसे यहाँ पे भी वो इल्टरेटिवली होता है, पहली बार करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा आपको, तो आपको फिर से उसको यहाँ पे ये वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, ये सारी वैल्यूज आपको चेंज करनी पड़ेगी। बीटा की जगह में W1, W2 ऐसा बोल रहा हूँ, वेट्स बोल रहा हूँ मैं उसको, जो कि नॉर्मल इक्वेशन होता है। ये बीटा नॉट बायस, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1, बीटा 2 x2, बीटा 3 x3, ये वही है, बीटा ही है ये। बट डीप लर्निंग की लैंग्वेज में अब हम इसको W बोलते हैं, बस दैट्स इट। और ये W पहले तो रैंडमली असाइन होता है, कुछ भी वैल्यू असाइन कर देता है। अब ये असाइन होने के बाद कई कबार आंसर गलत आता है यहाँ पे, तो फिर से वो क्या करेगा, ये आंसर गलत होने के बाद वो बैक प्रोपोगेट करेगा, मतलब ये अपडेट करेगा, ये सारी चीजें, ये W, सारे W की वैल्यूज अपडेट करेगा। फिर एक इक्वेशन की ये Y वैल्यू फिर से अपडेटेड वैल्यू मिलेगी हमें, ये अपडेटेड वैल्यू एक्टिवेशन थ्रू पास करेंगे और फिर देखेंगे कि सही क्लास डिक्लेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू वर्सेस एक्चुअल वैल्यू। फिर अगर वो मैच कर रहा है तो स्टॉप, वहीं पे स्टॉप करता है, वेट अपडेट नहीं करता फिर बाद में। तो ऐसे खुद को सिखाता है वो। तो ये फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। और वेट अपडेट अगर गलत हो गया तो वेट अपडेट करना पड़ता है, वो हो गया आपका बैकवर्ड प्रोपोगेशन। तो यहाँ से फिर से यहाँ जा रहे हो आप, अपडेट करते करते हर एक वेट को, पहले इसको अपडेट करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, मतलब ये वाला लेयर पहले अपडेट होगा, फिर ये होगा। इसको बोलेंगे हम बैकवर्ड प्रोपोगेशन। बैकवर्ड प्रोपोगेशन। सर ये बैकवर्ड केबल टेस्ट होता है? हाँ, मैं समझा दूंगा ये कैसे एग्जैक्टली काम करता है। अब आपको प्रोसेस समझ में आ गई तो मैं ये कैसे काम करता है वो समझा दूंगा। चलो एक डेटा सेट लेते हैं हम। उसमें एक वेरिएबल ऐड करते हैं, प्ले नाम का एक वेरिएबल है, दूसरा स्टडी नाम का एक है, फिर स्लीप नाम का एक है, आउटपुट नाम का। स्टडी एक बंदा कर रहा है 2 घंटे, 2 आवर्स, सॉरी प्ले 2 आवर्स, स्टडी कर रहा है 4 आवर्स, 4 घंटे। फिर स्लीप सो रहा है कितना, 8 आवर्स, तो उसका आउटपुट है 1 पास, ये पास हो रहा है, इतना करने के बाद वो 1 है उसका आउटपुट, तो पास है। ये हमारी टेबल है।
अब आप बताओ एक्स वेरिएबल कौन सा है, वाई वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? स्टडी स्लीप तो एक्स वेरिएबल है, आउटपुट बाई आउटपुट वाई। ये इनपुट वेरिएबल कैलकुलेट करना है हमें, वो पास होगा कि नहीं होगा वो स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका, एक सेकंड दे दो मुझे। चलिए, x1 x2, अब आता है x3 और एक है x4। ओह सॉरी, x4 नहीं, ये y है, राइट। हमारा y वेरिएबल, इसको कैलकुलेट करना है। अब न्यूरल नेटवर्क कैसे बनेगा इसका? तो ये इनपुट लेयर में 3 न्यूरॉन बनेंगे, क्योंकि ये x1 x2 x3, 1 2 3। अब यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक ही न्यूरॉन ऐड करते हैं हिडन लेयर में, और ये आउटपुट लेयर में। दिस इज x1 वैल्यू, दिस इज x2 और ये x3। x1 x2 x3। और एसोसिएटेड वेट्स, x1 का W1 वेट, इसका W2 और इसका W3, ये 3 वेट। और यहाँ पे W4 जो हमने पहले प्रीवियस डायग्राम देखी थी, सेम है ये W4। और यह आउटपुट है। अब कुछ इस टाइप वेट एडजस्ट हुए, हमारा जो y है वो y तो सेम रहेगा, y का इक्वेशन तो सेम रहेगा, ये वाला W1 x1 W2 x2 W3 x3 प्लस बायस y का इक्वेशन, राइट। y इक्वल टू W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 प्लस बायस टर्म, बायस या बोलो या बीटा 0 बोलो। ये इक्वेशन y का तैयार होगा आपने। बट अब ऐसा हुआ है कि यहाँ पे 1 है, बट ये जो y हैट है उसने हमें 0 दे दिया, गलती कर दी उसने। वेट ही ऐसे एडजस्ट हुए कि इसकी वैल्यू कुछ आई, और ये फिर y की वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन में हमने डाल दी 1 डिवाइडेड बाय वाले, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर माइनस y होने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी आई 0.39, ऐसे कुछ वैल्यू आई। तो अब इसने क्या किया, फिर ये 0.50 से कम है तो उसने उसको 0 डिक्लेयर किया पहले केस में। तो हमें पता चला कि यहाँ पे आउटपुट तो 1 है, ट्रेनिंग में वैल्यू ऐसे वेट असाइन किए इसने, इस वाले इक्वेशन एक्टिवेशन फंक्शन में डालने के बाद ये 0.039 दे रहा है और कन्वर्ट 0 में हो रहा है। ये तो गलत है, राइट। अब ये तो गलत है, उसको सही कैसे करें? फिर वो बैक प्रोपोगेशन स्टेप काम आती है, इसको अपडेट करना पड़ेगा। हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है ये बताओ आप? सिर्फ इसी को अपडेट करना है, राइट। बाकी तो कुछ हाथ में है ही नहीं। कि लगता है कि कहीं से कुछ गुंजाइश है कि आप कुछ कर सकते हो इसके अलावा? क्या लगता है?
कुछ नहीं कर सकते, सॉरी x3 का x1 वेट करेंगे x2 हम लोग, चेंज ही नहीं कर सकते। हाँ वेट कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ वेट ही कर सकते हैं आप, क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स है। ये बंदा 2 घंटे खेल रहा है, 4 घंटे स्टडी कर रहा है, या 8 घंटे सो रहा है, ये तो आपके हाथ में है ही नहीं उसकी इसकी वैल्यू चेंज करना। अब चेंज किसके करोगे, फिर इसका वेटेज चेंज करोगे, थोड़ा थोड़ा अपडेट करोगे इसका वेट। डिसीजन मेकिंग में इसका वेटेज कितना है, शायद स्टडी का वेटेज सबसे ज्यादा है, लॉजिकल रीजनिंग अगर से हम देखें तो जितना घंटे काम करे मतलब बंदा पढ़ेगा उतना वो पासिंग का आउटपुट की वैल्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये वेट्स होते हैं उसके, राइट। स्लीप प्ले जितना ज्यादा करेगा उसका वेटेज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आउटपुट के ऊपर। ज्यादा प्ले करता है, ज्यादा खेलता है, तो कम प्रोबेबिलिटी है उसकी पास होने की। तो वेट है, ये काइंड ऑफ वेट है, हर एक वेरिएबल को वेट असाइन कर रहे हैं आप, तो कुछ नंबर फॉर्म में। अब यही हाथ में है कि यही चेंज करना है हमें, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ ये चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए एक प्रोसेस होती है यहाँ, उसको बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब बैक प्रोपोगेशन में हम वेट्स एडजस्ट करते हैं, वेट्स अपडेट करते हैं। बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं उसको, क्योंकि अब हम वापस जा रहे हैं वेट अपडेट करने के लिए, क्योंकि हमारे मॉडल ने तो गलत आंसर दे दिया। सही में आंसर क्या था, 1 था। तो ये शुरू हो गया बैक प्रोपोगेशन स्टेप। y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 आपका ये आउटपुट होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, W4 को मुझे अपडेट करना है, तो मैं कैसे अपडेट करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला है उसका दिया गया उन लोगों ने। तो W4 इक्वल टू W4 इक्वल टू, तो W4 नया, ये न्यू है वैल्यू, और ये W4 ओल्ड, OLD ओल्ड, W4 ओल्ड माइनस लर्निंग रेट, डेरिवेटिव ऑफ लॉस, लॉस मतलब एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड लॉस, आपको पता है राइट, विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ W4। ये फॉर्मूला आता है। तो इससे वो लोग क्या कर रहे हैं, अब इंटरनली इसको अपडेट करते जा रहे हैं। तो W4 माइनस लर्निंग रेट, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट। अब लॉस क्या है यहाँ पे, लॉस की वैल्यू क्या है, y माइनस y हैट स्क्वेयर। तो 1 माइनस 0 होल स्क्वेयर, तो लॉस हो गया आपका 1। लॉस कंप्लीटली 100% लॉस है। वी नीड टू अपडेट द वेट्स so that our predicted output should be 1 and the value of loss function should be less। इसकी वैल्यू कम कम करते जाना है।
तब इसकी वैल्यू कम करनी है तो हम ऑप्टिमाइजर, डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स यूज करते हैं। जैसे ग्रेडियंट डिसेंट एक ऑप्टिमाइजर है, लॉस की वैल्यू कम करनी है तो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है। ये अलग अलग ऑप्टिमाइजर्स हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, वो सारे ऑप्टिमाइजर्स। बट ये लॉस है तो ये लॉस, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ W4। ये करने के बाद लर्निंग रेट पता है आपको, ये सेम लर्निंग रेट एज दैट ऑफ आवर मशीन लर्निंग रेट, तो इसकी वैल्यू भी 0.01 होती है। तो जितना लर्निंग रेट कम ये करोगे आप, उतनी कम इसमें W4 अपडेट होता जाएगा। इसकी वैल्यू अगर ज्यादा रखी तो W4 की वैल्यू भी W ओल्ड और W4 और W4 ओल्ड में ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बहुत कम है, इसकी वैल्यू अगर कम है तो इसमें डिफरेंस भी कम होगा, राइट। तो ये डिफरेंस आपके हाथ में है कि कैसे उसको बढ़ाना है या घटाना है, इसलिए ये n है, लर्निंग रेट है। अगर यहाँ पे 1 है W4, मान के चलो अब कि यहाँ पे 1 है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 नहीं कुछ भी हो सकती है, बट 1 है, और यहाँ पे 0.001 कर दिया आपने, तो 0.001 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग 1 इक्वल टू 0.001, तो 1 माइनस 0.001 0.999 कुछ तो होगा वहां पे, राइट। तो ये नंबर काफी कम गैप से वो कम हो रहा है, काफी कम है वो अपडेटेड वैल्यू उसकी। तो ये आपके हाथ में है कि कितना कम, जितना कम इसको करोगे रखोगे उतना ही वो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा समय ले एग्जैक्ट ऑप्टिमाइज W4 मिलने के लिए हमें, क्योंकि वो बार बार फिर बैकवर्ड इस लूप में चला जाएगा, फीडबैक लूप में, जब तक हमें ये वैल्यू अच्छी, मतलब ये वैल्यू करेक्ट नहीं मिलती और y और y हैट की वैल्यू करेक्ट नहीं मिलती, लॉस एकदम कम से कम नहीं होता। तो ये जो आप देख रहे हो लॉस, आज ये जो बोल रहे थे आज सुबह कि लॉस इतना था, इतना एक्यूरेसी था, ये लॉस है। तो लॉस कम होना चाहिए हर एक इटरेशन में, राइट, और एक्यूरेसी उसी वे से बढ़नी चाहिए। तो ये लॉस है, लॉस नथिंग बट एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड। और ये ऐसे हम W4 अपडेट करेंगे। अब W3 कैसे अपडेट करेंगे? सेम वे, W3 न्यू, अब ये नया वैल्यू अपडेट होने जा रहा है, इक्वल टू क्या होगा इसका, W3 old माइनस लर्निंग रेट इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ ओल्ड वेट W3 ओल्ड। यहाँ पे भी W4 ओल्ड है, प्रीवियस वेट इटरेशन में। अब ये हो गया W4 न्यू हो गया। अब ये W4 ओल्ड है। ऐसे ही सारे वेट्स अपडेट हो जाएंगे बैक प्रोपोगेशन में। तो ऐसे वर्क हो रहा है कि x1 आप दे रहे हो, x1 x2 x3 दे रहे हो, फिर W1 W2 W3 रैंडमली इनिशियलाइज कर रहे हो। इसका भी इनिशियलाइजेशन कुछ टेक्निक्स नया आ रहा है, ठीक है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे बाद में। बट अभी के लिए सिंपल आप चीज सीखो, याद रखो कि ये रैंडमली हो रहा है, कुछ भी नंबर असाइन हो रहा है पहली बार। तो फिर ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी x1 इंटू W1 x2 W3 x3 W3, और ये वैल्यू यहाँ पे एक आउटपुट आएगा, ये आउटपुट O इंटू W4 आएगा। तो O इंटू W4 विल गो इंटू एक्टिवेशन फंक्शन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस e⁻⁻y। ये आने के बाद, अब ये आने के बाद फिर आप क्या करोगे, ये फाइनल आंसर मिलेगा आपको, प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिलेगी। अब प्रोबेबिलिटी वैल्यू अगर गलत है तो आप क्या करोगे, लॉस कैलकुलेट करोगे। अब लॉस ज्यादा आ गया तो उस कम करने के लिए हम बैक प्रोपगेशन स्टेप लेंगे। और बैक प्रोपगेशन में आप सारे वेट्स अपडेट करते जाओगे, और सारे वेट्स अपडेट होने के बाद फिर से फॉरवर्ड प्रोपगेशन शुरू होगा।
नए वेट के साथ फिर से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी, और ये कैलकुलेट होने के बाद हमें आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पे लॉस कम होता है, फिर से कम होता है, तो फिर वो देखेगा कि ये अपडेट करेगा फिर से, और ये अपडेट एक लेवल के नीचे अपडेट नहीं होता है, वो तो स्टॉप करेगा खुद को, बैक प्रोपोगेशन बंद हो जाएगा अगर ये लॉस फिर से बढ़ने लगा तो सर्टन वेट। तो ये ऑप्टिमम वेट्स हमें मिल जाते हैं उस समय, तो खुद को स्टॉप कर देता है वो ये होने के बाद। तो here we use loss function because we were having single record, तो ये लॉस। बट अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स है तो लॉस विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल रिकॉर्ड के लिए हम लॉस बोलते हैं, बट मल्टीपल रिकॉर्ड से तो हम क्या बोलेंगे उस फंक्शन को? कॉस्ट फंक्शन। भूल गए मशीन लर्निंग? याद है। कॉस्ट फंक्शन, एक रिकॉर्ड के लिए हम लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। बट यही मल्टीपल रिकॉर्ड से, मेरे पास 10,000 रिकॉर्ड से, 20,000, 1,00,000 रिकॉर्ड से, तो मैं क्या करूंगा? कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। कॉस्ट कैसे करूंगा? सिर्फ इनका समेशन ले लूंगा, दैट्स इट। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड से उतने, उन सारे का समेशन, सबका समेशन y माइनस वाई हैट, बस, क्योंकि ये समेशन हो रहा है अब सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर। So the target is we need to reduce the loss function value with the help of optimizers. The optimizers will help us to find out derivative, and it tries to change all the values with respect to older value by using this formula. तो लॉस या कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करने, लॉस कब बोलते हैं? जहां पे हमें या फिर हमारे पास एक ही रिकॉर्ड होता है, बट मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, जैसे मल्टीपल ही रिकॉर्ड्स होते हैं जनरली तो हमारे पास, राइट? एक रिकॉर्ड के ऊपर तो ट्रेन नहीं करते हमारा मॉडल। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, तो इसके ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। कॉस्ट फिर इन्हीं का समेशन होता है, सबका समेशन y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। अब इसको रिड्यूस करना आपका काम है। कैसे करना है? ऑप्टिमाइजर्स यूज करके करना है। तो अलग अलग ऑप्टिमाइजर्स आते हैं, जैसे ग्रेडियंट डिसेंट है, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, ये ऑप्टिमाइजर्स हम यूज करते हैं। अब आगे जाके वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बैक प्रोपोगेशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग ऑप्टिमाइजर्स। बैक प्रोपोगेशन में हम ऑप्टिमाइजर्स यूज करते हैं टू अपडेट द वेट्स, टू रिड्यूस द लॉस। ये ऑप्टिमाइजर ये फॉर्मूला लेके आता है, फिर ये फॉर्मूला से ऑप्टिमाइज करते हैं हम वेट्स को, इसलिए ऑप्टिमाइजर बोलते हैं, दैट्स इट। ये फॉर्मूला यूज करके फिर वेट्स ऑप्टिमाइज करेंगे हम। क्लियर है? यस सर। बाकी लोग कहीं पे भी डाउट हो पूछ लेना, क्योंकि फिर ये काफी बेसिक लेक्चर है, राइट? यहाँ पे कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी आ जाए। मैं कभी कभी ऐसे बोलता हूँ कि जैसे कुछ चीजें मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको पता होगी, तो अगर ऐसी कुछ चीज छूटी है तो फिर से एक बार पूछ लो मुझे अभी। बाकी लोग वेद ऑल क्लियर? यस सर, क्लियर है। राइट, मोटा मोटी आपको ये पता चल गया, राइट, कि ये यहाँ पे ये क्यों है, वेट इंटू x1, वेट इंटू x2, वेट इंटू x3, और ये क्यों अपडेट करना जरूरी है, बैक प्रोपोगेशन क्यों जरूरी है, इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट फिर एक्टिवेशन फंक्शन में कैसे जाता है, फिर उसका आउटपुट क्या होता है,
ये सब कुछ पता चल गया। थोड़े से शब्द अब तो कुछ नए हैं, कुछ हेवी है, बट इतनी ही है। अब यही चीजें हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके आगे जाके देख लेंगे सारे लेक्चर्स में। बैक प्रोपोगेशन, वेट्स, एक्टिवेशन फंक्शन, चेन रूल, अब ऐसे शब्द आएंगे आगे जाके। सर इसमें इंटरव्यू में ये काफी रहता होगा इम्पोर्टेंट। इंटरव्यू में काफी रहता है। अब इसमें इंटरव्यू में व्हाट इज एक्टिवेशन फंक्शन, अब मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया आपको, आगे जाके एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर 1-2 लेक्चर होंगे आपके। बट व्हाट इज एक्टिवेशन फंक्शन, हाउ बैक प्रोपोगेशन वर्क्स, व्हाट इज बैक प्रोपोगेशन, व्हाट आर द ऑप्टिमाइजर्स। अभी धीरे धीरे हम सबके ऊपर एक एक डिटेल में लेक्चर, एक दो लेक्चर लेंगे, इसलिए वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। आज अगर ऊपर ऊपर से भी पता चल गया है कि ये क्या होता है एंटायर इसकी वर्किंग, बट रेलू और लीकी रेलू में डिफरेंस क्या है, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, फिर एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल वो पूछेंगे लोग। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होता है यहाँ पे, वो सारी चीजें। और रियल टाइम में आपको तो पता ही है, आप खुद ही मॉडल बिल्ड कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अभी एक हमारे पास डेटा है, रो नंबर, कस्टमर, सरनेम, क्रेडिट स्कोर, ज्योग्राफी, जेंडर और एग्जिटेड, यस और नो। एक्स और वाई एनकोडिंग वगैरह, हॉट एनकोडिंग, सारी प्री प्रोसेसिंग स्टेप किया। फिर बाद में आपने ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इनिशिएट किया, ENN, जिसको हम ENN बोलते हैं। ENN, DNN, RNN क्या डिफरेंस है क्या नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ENN जनरली शैलो नेटवर्क होता है, उसमें हिडन लेयर्स नहीं होते ज़्यादा। डीप न्यूरल नेटवर्क DNN ये डीप होता है, मतलब कि हिडन लेयर्स की संख्या ज़्यादा होती है, 2 से ज़्यादा होती है। 2 से ज़्यादा है तो हम उसको DNN बोलेंगे, 2 है तो उसको ENN बोलेंगे, शैलो न्यूरल नेटवर्क। अब उसका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, ऐसे होता है। केरास नाम की लाइब्रेरी है, जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तब हम ये भी देख लेंगे थोड़ा थोड़ा आगे जाके, बट मैं एक अंदाज दे रहा हूँ आपको कि ये ENN ऐसे इनिशिएट होता है। फिर हम फर्स्ट हिडन लेयर ऐड करते हैं। फर्स्ट हिडन लेयर में आप बताते हो कि यूनिट्स कितने हैं, 6 है, उसको कितने न्यूरॉन्स रखने हैं, एक्टिवेशन फंक्शन क्या यूज करना है, रेलू, वो बताते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ सिग्मॉइड आपको बताया है क्योंकि वो आपको पता था, बट काफ़ी सारे नए एक्टिवेशन फंक्शन आगे जाके सीखेंगे हम। फिर एक आउटपुट लेयर है, आउटपुट लेयर में एक ही यूनिट है डिज़ाइन किया हुआ, उसको सिग्मॉइड फंक्शन बोलते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन वहाँ पे सिग्मॉइड यूज़ किया है। तो ये एक आउटपुट लेयर ऐड किया हमने, और फिर बाद में ये आर्किटेक्चर बनाने के बाद इसको कंपाइल किया जाता है, ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज़ करना है और लॉस फंक्शन यूज़ कौन सा करना है और मैट्रिक, ये 3 चीज़ें आप पास करते हो। ऑप्टिमाइजर टू ऑप्टिमाइज द वेट्स, लॉस कि क्या एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना है लॉस का, जैसे मैंने आपको लॉस का फॉर्मूला क्या बताया, y माइनस वाई हैट स्क्वेयर, तो यहाँ पे बाइनरी एंड क्रॉस एंट्रोपी यूज किया है क्लासिफिकेशन के लिए। लॉस तो लॉस MSE भी यूज कर सकते हो, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फॉर क्लासिफिकेशन, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग लॉस फंक्शन यूज करना पड़ेगा आपको। और मैट्रिक भी क्लासिफिकेशन है तो एक्यूरेसी, नहीं तो फिर आपको R2 स्कोर वगैरह, रिग्रेशन है तो ये चेंज करने पड़ेंगे। ये कंपाइल करने के बाद डायरेक्टली आप फिट करोगे, आप ENN.fit। फिर बाकी बैच साइज दोगे, कितने कितने बैचेस में डेटा भेजना है, कितने इपॉक्स करने हैं, कितनी बार रिट्रेन करना है एक एक
सिंगल रिकॉर्ड को तो 100 बार करना है, 100 बार रन होगा वो मॉडल। बस डॉट फिट, बाकी डॉट प्रेडिक्ट वगैरह सारे सेम ही है। देखो डॉट प्रेडिक्ट, ये बाकी तो सेम है, ये आर्किटेक्चर ही थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम वहाँ तक जाएंगे, सिर्फ मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ आज आपको। तो अब अगले लेक्चर में हम सारे एक्टिवेशन फंक्शंस लगभग खत्म करेंगे। उसके बाद ऑप्टिमाइजर्स, कुछ कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जैसे एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसे कुछ कंसेप्ट जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और प्रैक्टिकल फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे उसके बाद। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये पूरी थियरी खत्म होने के बाद धीरे धीरे शुरू करेंगे, और भी इंट्यूटिव लगने लगेगा आपको। करना अच्छा सा। तो इतनी थियरी आज के लिए सफिशिएंट है मुझे लगता है। तो सुशांत क्लियर है? क्योंकि आपको क्लियर होगा तो आप मोनिका को पढ़ा पाओगे। हाँ सर, मतलब एक बार लेक्चर देखूंगा आज भी। फिर से देखो, हाँ तो सर। समझने की, जब तक क्लास चलेगा मतलब तब तक ही आप उस मोमेंटम में रहोगे। खत्म हो गया ना तो वो चला जाएगा। और इसको खत्म करने के, डीप लर्निंग इस वाले महीने में खत्म होगी, मई में। तो मेजर पार्ट आपका सब कुछ खत्म होगा मई में। और बाकी जो बचता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और फाइन ट्यूनिंग, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे फिर आपके जॉब सर्च करते करते वो करेंगे आप। तो हमें सर्टिफिकेशन भी करने पड़ेंगे कुछ? नहीं, करने की जरूरत तो नहीं है। करना है तो कर लो आप, आपकी वो मर्जी है। बाकी कोई देखता नहीं है, आपका नॉलेज है तो सर्टिफिकेशन का कोई मतलब है नहीं। ये प्रोजेक्ट करना जरूरी है, प्रोजेक्ट करो आज कंप्लीट। मुझे नोटबुक सेंड करो, और उसके बाद मैं और एक प्रोजेक्ट दूंगा आपको इस वीक करने के लिए। ये सारे प्रोजेक्ट हो सकता है आपके रिज्यूमे पे भी लगे, क्योंकि एडवांस प्रोजेक्ट है सारे अब आगे से। तो सब करने हैं आपको, अगर करोगे तो फिर याद रहेगा, कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे इंटरव्यू में।